AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 5 के क्विक शॉर्ट में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम सिलेबस कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉलीमर्स को हम बेसिकली ऐसे मटेरियल बोल सकते हैं जो कि बहुत ही लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, जिनको कि हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करने से बनते हैं, जिनको कि हम मोनोमर्स बोलते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि पॉलीमर्स हर एक जगह पाए जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक्स के फॉर्म में हो, रबर के फॉर्म में हो या फिर फैब्रिक्स के फॉर्म में हो। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को क्लासिफाई सबसे पहले सोर्स के बेसिस पर करें तो उसके अंदर नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स आते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स जो कि नेचर में मिलते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर जो कि मैन मेड होते हैं। एग्जाम्पल्स रबर, प्रोटीन, डीएनए नेचुरल पॉलीमर्स के। सिंथेटिक पॉलीमर्स के स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होंगे प्लास्टिक और नायलॉन। स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करें तो सबसे पहले लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं। ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन में दिखते हैं, जिनको कि हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड से बता सकते हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर्स क्या होते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर चेन होती हैं और उन चेन के अंदर भी साइड ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या होते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर चेन होती हैं और वो चेन जो होती हैं वो नेट की तरह होती हैं। एग्जाम्पल वल्कनाइज्ड रबर। फिर एप्लीकेशन के बेसिस पर बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स और बायोपॉलीमर्स। इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होते हैं। बायोपॉलीमर्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ये प्रोसेस जो होता है इसके अंदर मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर बेसिकली मोनोमर्स कंबाइन करते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं, जिसके अंदर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे कि इथाइलिन जब अपने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के साथ बेसिकली जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जाता है तो वो पॉलीइथाइलिन बनाता है, जो कि कैरी बैग्स के अंदर यूज किया जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। इसके अंदर भी मोनोमर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर या फिर HCl जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म करता है, जैसे कि नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया गया है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक बार अगर सेट हो गए तो फिर ये इनको बेसिकली क्या हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं और रीसेप नहीं कर सकते हैं एक बार सेट हो जाने के बाद। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट, जो कि टेलीफोन के अंदर यूज किए जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो कि हीट करने पर सॉफ्ट होते हैं और इनको हम रीसेप कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल PVC हैं, जिनको कि हम पाइप के अंदर यूज करते हैं। पॉलीमर ब्लेंड्स क्या होते हैं। इनके अंदर हम एक से ज़्यादा पॉलीमर्स को कंबाइन करते हैं उनकी वेरिंग प्रॉपर्टीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि रबर और प्लास्टिक को जब कंबाइन करेंगे तो हम कार टायर के अंदर इनको यूज करते हैं। पॉलीमर कंपोजिट्स क्या होते हैं। इनके अंदर बेसिकली पॉलीमर्स जो होते हैं उनको ग्लास या फिर कार्बन से बेसिकली हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रांगनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल हो सकते हैं फाइबर ग्लास, जो कि बोट के अंदर यूज किए जाते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि पॉली एनिलीन, जिनको कि हम बैटरीज के अंदर यूज करते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। ऐसे पॉलीमर जो कि बेसिकली नेचर के अंदर इजीली ब्रेक कर जाते हैं अपने फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि पॉली लैक्टिक एसिड, जिसको कि हम इको फ्रेंडली पैकेजिंग के अंदर यूज करते हैं। हम टेफ्लॉन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि हम पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी बोलते हैं, PTFE के भी नाम से जाना जाता है। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो बेसिकली हम इसके अंदर टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को पॉलीमराइज करते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के दौरान। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन स्टिक होता है, हीट रेजिस्टेंट, वाटर रिपेलेंट और हाईली ड्यूरेबल होता है। इसका यूज बेसिकली हम फ्राइंग पैन्स के अंदर करते हैं, या फिर वायर्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जो वायर के ऊपर कवर लगे होते हैं, या फिर इनको गैस्केट एंड सील्स के अंदर यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में अगर हम लोग समझें तो बेसिकली ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये बेसिकली जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस भी रिलीज करते हैं। अब हम ल्यूसाइड यानी कि पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि PMMA भी बोला जाता है। इसकी प्रिपरेशन बेसिकली पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल मेथाक्राइलेट से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट होता है और वाटरप्रूफ की जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इसको ग्लास की जगह पर यूज किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको डिस्प्ले बोर्ड्स या फिर साइनेज के अंदर भी यूज किया जा सकता है।
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और प्लास्टिक यानी कि माइक्रो प्लास्टिक के पोल्यूशंस में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। जो बेकेलाइट होता है उसकी प्रिपरेशन जो होती है या फिर उसे हम बनाते तब हैं जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर के अंदर रखते हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हार्ड होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है और एक गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो स्विचेस के अंदर यूज किया जा सकता है, कुकवेयर के हैंडल्स के अंदर यूज किया जा सकता है या फिर सॉकेट्स के अंदर यूज किया जा सकता है या फिर ऑटोमेटिव पार्ट्स के अंदर यूज किया जा सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 2 पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा उसी तरीके से ये भी इसको रिसाइकल करना टफ होता है, जिसकी वजह से ये हार्मफुल कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करता है अगर हम इसे बर्न करते हैं तब। केवलार की प्रिपरेशन बेसिकली पैराफिनाइलिन डाइअमाइन एंड टेराप्थेलोइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से होती है। इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ये भी लाइट वेट होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है। इसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो जो सैनिक या फिर कमांडो के बुलेट प्रूफ वेस्ट्स जो होते हैं या फिर हेलमेट होते हैं वो केवलार से बने होते हैं और बेसिकली टायर्स और रोप्स के रीइंफोर्समेंट के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। एरोस्पेस और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स भी केवलार के बने होते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस के अंदर इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। डेक्रोन यानी कि पॉलिस्टर, इसका नाम तो सुना ही होगा। इसको जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं या फिर पॉलीमराइज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थैलिक एसिड तो हमें डेक्रोन मिलता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल रेजिस्टेंट एंड ईजिली ड्राई हो जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो क्लॉथिंग टेक्सटाइल्स के अंदर यूज किया जा सकता है। इसको भी टायर एंड कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर रीइंफोर्समेंट के लिए यूज किया जा सकता है और पैकेजिंग मटेरियल के अंदर भी पॉलिस्टर को यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। थायोकोल बेसिकली जब रिएक्शन होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड का तब जा कर के ये बनता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये फ्लैक्सिबल होता है, केमिकल रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इनको भी हम सील्स एंड गैस्केट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, रॉकेट प्रोपेलेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि ये सल्फर के कंपाउंड्स को डिस्पोजल के दौरान रिलीज करता है, थायोकोल। नाइलॉन जो होता है वो पॉलीकंडेंसेशन ऑफ डायमाइंस एंड डाई एसिड्स से बनता है। समझने वाली बात यह है कि नायलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलैक्टन से बनता है और जो नायलॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक और एब्रेशन यानी कि इन पर खरोच नहीं आता है ईजिली। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो फैब्रिक्स, रोप्स, फिशिंग नेट, टूथब्रश की ब्रिस्टल्स के अंदर यूज किया जा सकता है और ऑटोमोटिव के कुछ पार्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन सम सर्टेन कंडीशंस के अंदर इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ब्यूना एन जो होता है जिसे हम नाइट्राइल रबड़ भी बोलते हैं, इसको बेसिकली जब हम कोपोलिमराइज करते हैं ब्यूटाडाइइन एंड एक्राइलोनाइट्रिल को तब जा कर के ब्यूना एन यानी कि नाइट्राइल रबड़ बनता है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्योंकि ये ऑयल के रेजिस्टेंट होता है, फ्यूल एंड केमिकल्स के रेजिस्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो फ्यूल के हॉसेस या फिर पाइप्स के अंदर यूज कर सकते हैं, गैसकेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली सीलिंग प्रोसेस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये रबर वेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर आता है। ब्यूना एस जो कि स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर होता है, इसको जब हम कोपोलिमराइज करते हैं ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन को तब जा कर के ये बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इलास्टिक, ड्यूरेबल एंड वियर एंड टीयर के बेसिकली इसको ये रेजिस्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इसको व्हीकल के टायर के अंदर, कन्वेयर बेल्ट्स एंड फुटवेयर के अंदर यूज किया जा सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और टायर के जो वेस्ट्स होते हैं उनके अंदर इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। स्पेशलिटी पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी जैसे कि हीट रेजिस्टेंस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, जिनके बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। जिसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं कंडक्टिव पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो बेसिकली इनको हम फ्लेक्सिबल सर्किट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, मेडिकल इम्प्लांट्स एंड बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के अंदर यूज कर सकते हैं,
और एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी इन स्पेशलिटी पॉलीमर्स को यूज किया जा सकता है। RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम जो होता है वो कार्बन चेन के साथ बॉन्डेड होता है एंड हेलोजेंस भी उसमें होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो एक एल्काइल हैलाइड जैसे कि RX यानी कि CH3Cl बेसिकली हम ले सकते हैं, जिसको कि मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। उसको अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ मिक्स करेंगे ड्राई ईथर की कंडीशन के अंदर तो हमें RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि एल्काइल हैलाइड जो कि RX के फॉर्म में होते हैं उनको हमें मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के कंडीशन में मिक्स करना है। ड्राई ईथर की कंडीशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ईथर जो होता है वो वाटर को और RMGX के रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या फिर कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने RMGX को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया है, या फिर फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली बोलें तो हमें RCH2OH यानी कि एल्कोहल मिला है। हम हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। LiAlH4 जो होता है, जिसको कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि H- आयंस को बेसिकली डोनेट करता है, जिससे कि अदर कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, इसको लैब के अंदर जो बेसिकली लिथियम हाइड्राइड होता है जिसको कि LiH बोलते हैं हम, उसको एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 के साथ जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जिसको कि THF भी बोलते हैं उसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली मिलता है। LiAlH4 के कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम यूज कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन और ईस्टर्स के रिडक्शन प्रोसेस के लिए, जिसको कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरे में हम एसिड्स और ईस्टर्स की रिडक्शन प्रोसेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर नाइट्रो कंपाउंड्स जो कि नाइट्रो ग्रुप से अटैच्ड होते हैं या फिर अमाइन से जैसे कि NH2 या फिर NO2 से, उनको भी बेसिकली ये रिडक्शन करता है। याद रखने वाली बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स, एसिड, ईस्टर और नाइट्रो के कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है। सेशन की PDF को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें। उस PDF से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वहीं पर कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलती हैं। थैंक यू।